ओके बेटा, आज जो है हमारी सेकेंड ईयर की क्लास नंबर 36 है। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में जो है वो हमारा टेस्ट भी है। टेस्ट नंबर 4 है। 16 दिसंबर को मैंने आपको व्हाट्सएप के ग्रुप पे जो है टेस्ट के मुतालिक सारी इंफॉर्मेशन भेज दी थी। तो 16 दिसंबर को टेस्ट के मुतालिक फर्दर टेस्ट वैसे ऑनलाइन होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं हम आपको आगे बताते रहेंगे अगले हफ्ते में। लेकिन आप अपनी टेस्ट की तैयारी कर लें। मैंने क्लियर कहा हुआ है कि हमारा टेस्ट जो है वो कहाँ से है, 12 चैप्टर से है। 12 चैप्टर हमारा इस वक्त चल रहा है। आज इंशाल्लाह ताला हम 12.2 को कंप्लीट कर लेंगे इस हफ्ते में। मुझे उम्मीद है 12वां चैप्टर आपका मुकम्मल हो जाएगा। एंड 12वां चैप्टर मुकम्मल होने के बाद हम जो है जब तक टेस्ट शुरू होगा तो उस वक्त तक हम 13 चैप्टर पे ट्रिग्नोमेट्री के अपने लास्ट चैप्टर पे आ चुके होंगे। तो मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन सिर्फ इसलिए याद दिलाई है कि आपका टेस्ट जो है वो नेक्स्ट वीक होने जा रहा है, जिसमें चैप्टर 10 की मैंने तफसील से बताई हुई थी। डेरिवेशन है, एक डेरिवेशन चैप्टर 10 की होगी। चैप्टर 13 की आज से मैं चैप्टर 12 की डेरिवेशन आज से मैं करवाने जा रहा हूँ। चैप्टर 12 की जो डेरिवेशन है वो आने वाले टेस्ट में नहीं शामिल होंगी। आपके पास जो हैंडआउट है उसमें आखिरी 2 पेजेस में चैप्टर 12 की डेरिवेशन है। अब चैप्टर 12 की डेरिवेशन बिल्कुल पहले मैं आज डेरिवेशन करूँगा, जब भी तो मैं आगे बढ़ूँगा। फिर 12.2 के तुम्हारे मसाइल जो भी हैं वो मुझे याद है वो सुनेंगे। अब आज जो हमें ड्राइव करना है वो लॉ ऑफ साइन ड्राइव करना है। लॉ ऑफ साइन। साइन लॉ कैसे ड्राइव हुआ? साइन लॉ को ड्राइव करने के लिए कुछ चीज़ें पहले याद करना पड़ेंगी, जिसे हम कहते हैं बैकग्राउंड। देन उसके बाद लॉ ऑफ साइन की तरफ हम जा सकेंगे। अब लॉ ऑफ साइन के ड्राइव करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं? नंबर 1, तो मैं इससे पहले मैंने फंडामेंटल लॉ में बात किया था। अगर तुम एक्स एंड वाई प्लेन में हो और लेट सपोज ये एक वेक्टर हमारे पास है, इसका नाम मैंने ए रख दिया है और ये उसका टिप है वेक्टर ए का। तो इस वेक्टर के एंगल एक्स एक्सिस के साथ हमारे पास मौजूद है। कितना एंगल है? अल्फ़ा इसका एंगल मौजूद है। तो ये बल्कि अल्फ़ा की बजाय मैं थीटा लेना यहाँ पसंद करूँगा। थीटा इसका एंगल है। तो ये वेक्टर ब्रेक हो सकता है 2 कंपोनेंट में। एक कहलाता है एक्स कंपोनेंट और एक कहलाता है वाई कंपोनेंट। तो एक्स एंड वाई कंपोनेंट में ये ब्रेक हो सकता है। अब इसमें एक्स एंड वाई कंपोनेंट में जब ये ब्रेक होता है तो इसको कहते हैं हम वाई कंपोनेंट या परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एंड इनके फॉर्मूले क्या होते हैं? एक्स कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है वो ए ऑफ कॉस ऑफ थीटा और ए ऑफ साइन ऑफ थीटा। ये हमारे हॉरिजॉन्टल और ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल कंपोनेंट है। एक क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर है। ये यहाँ से यहाँ तक जो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे आ रहा है। तो ये एक छोटा सा बैकग्राउंड है। अब इसमें एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जा रहा है। एंगल कहाँ से मेजर किया जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर किया जा रहा है। अगर ये एक्स वाई प्लेन में हमारे पास वेक्टर ये है। लेट सपोज इस वेक्टर का कोई नाम ले लेते हैं। इसका नाम हमने P ले लिया और जनाब इसका एंगल, लेट सपोज ये एंगल यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो है वो K है। एंगल K है, बिल्कुल ठीक है। तो इसके कंपोनेंट क्या होंगे? इसका एक x कंपोनेंट होगा। x कंपोनेंट किसके बराबर होगा? x कंपोनेंट बराबर होगा P ऑफ कॉस ऑफ के। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ कहीं होगा
और वो कितना होगा, वो होगा जनाब हमारे पास P ऑफ साइन ऑफ के। एंगल को कोई भी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है जो तुम्हें पसंद आए वही रिप्रेजेंट किए। के यहाँ पे भी ये के, ये यहाँ पे के, तो ये एंगल किसी रिप्रेजेंट हो। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ थ्योरी याद रखनी है, और इस कंपोनेंट को हम कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, और इस कंपोनेंट को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और एंगल हमेशा जब भी नापा जाता है तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एंगल नापा जाता है, और इसको कहते हैं पॉजिटिव एंगल। अब हमारी जो डेरिवेशन है आज की उसके अंदर सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल कंसीडर करना है एक्स वाई प्लेन के अंदर। ट्राइंगल किसी साइज का ले लो, कहीं ले लो, तुम्हारी मर्जी, मैंने यहाँ पे ले लिया है। एंड ट्राइंगल में मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस दिखा दिया है, ये इसका एक्स एक्सिस आगे तक दिखा दिया गया है, और ये यहाँ पे वाई एक्सिस को मैंने दिखा दिया गया, ये हमारा वाई एक्सिस है। एंड इस ट्राइंगल को कोई नाम देना है, हमने दे दिया है ओरिजिन वाले को, ओरिजिन वाले को जो है पॉइंट सी दे दिया है, और उसके अपोजिट जो है पॉइंट ए दे दिया गया है, ये जो है पॉइंट बी हमारे पास यहाँ का पॉइंट है, ये हमारा ट्राइंगल। इसमें स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओरिजिन पे बनने वाला एंगल, एंड ये मेरे पास गामा एंगल जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन पे है, और इसके कोऑर्डिनेट 0 0 है। उसके बाद जो है ये एंगल अल्फा है। अच्छा, जो एंगल एक्स वाई एक्सिस पे नहीं है उस पर एरोहेड लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन तुम लगा दो तो अच्छी बात है, और ये अल्फा बन गया। ये ऑन द वाई एक्सिस एंगल बन रहा है, एंगल बीटा, तो ये एंगल कहाँ से मेजर होगा, ये यहाँ से मेजर होगा हमारे पास, और यहाँ तक जाएगा। ये दैट इज बीटा, और ये एंटी क्लॉकवाइज ये एंगल हमारा बीटा। एक ने कहा बीटा आपने इनसाइड क्यों नहीं लिया, अब बेसिकली तो बीटा इनसाइड ही बन रहा है, बेसिकली तो बीटा जो है ये हमारा एंगल बीटा है। लेकिन अगर हम अभी इसको मेरे ख्याल से छोड़ देते हैं, इसको एक लम्हे के लिए मिटा देते हैं ताकि तुम्हारी नज़र ना पड़े इधर, मैं तो आगे एडवांस पे चला गया था, अभी हम उस चीज़ पे नहीं आए, इसको मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारी साइड। अब क्या हमने बात की है, हमने बात की है कि एक्स वाई प्लेन में एक ट्राइंगल लिया गया है ABC, उसका जो है एक वर्टेक्स एट ओरिजिन है, दैट इज आवर सी है, और जो वर्टेक्स एट ओरिजिन है उसके सामने वाली साइड की लेंथ कितने के बराबर होगी, C के बराबर हो जाएगी। ये लेंथ कितनी हमारे बराबर हो जाएगी, ये B के बराबर हो जाएगी, और ये लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, ये लेंथ जो है हमारे पास A के बराबर हो जाएगी, वर्टेक्स A के साथ। तो ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, 3 साइड्स के 3 एंगल बड़े आराम से बन रहे हैं, और ये जनाब पॉइंट B बाहर हमारे पास मौजूद है यहाँ पे। अब क्या करें, सबसे पहले हमने यहाँ पे, अच्छा पूरी कहानी यहाँ लिखेंगे, कंसीडर ट्राइंगल, जैसे कि तुम्हारे हैंड आउट के अंदर लिखी गई है, कंसीडर ट्राइंगल ABC विद वर्टेक्स C इज एट द स्टैंडर्ड एंगल, एंड एंगल C इज इन द स्टैंडर्ड डायरेक्शन। स्टैंडर्ड डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं है, ये एंगल ये यहाँ से यहाँ तक है। हाँ, मुझे इस वक्त इस एंगल बीटा से कोई गर्ज नहीं है, इसलिए बीटा का किधर ही डायरेक्शन दिखा दूँ, अभी फर्क नहीं पड़ रहा। एंड नाउ व्हाट नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम ये करेंगे, हम बताएंगे कि जनाब कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या बनने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब वही सबसे पहली बात है, ए के कोऑर्डिनेट, पॉइंट ए के जब कोऑर्डिनेट लेने जा रहे हो तो सबसे पहले देखो पॉइंट ए से जो है ओरिजिन कितना दूर है, B, एंड उसका एंगल कितना है, उसका एंगल ये। तो अभी मैंने तुम्हें बताया था वेक्टर की लेंथ मालूम हो और वेक्टर का एंगल मालूम है तो उसके कोऑर्डिनेट लिखना कोई मसला नहीं है।
दैट विल बी क्या हो जाएगा, बी कॉस ऑफ गामा बी साइन ऑफ गामा। तो हमने सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ ए लिख दिए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, एंड जारी बात है सारे कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लिखा जाता है। और इसको हमने यहीं पे पहला मरहला मुकम्मल कर दिया। तो मैंने वो वर्डिंग नहीं लिखी है, जाके हैंड आउट खोलना उसमें सारी कहानी लिखी हुई है और लिखना वो ज़रूरी है ना। अब सेकंड फेज में हम क्या करते हैं, सेकंड फेज में हम ये करते हैं कि हम अपने ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं एट पॉइंट बी। तो उसमें हमने कहा कि जो है ओरिजिन को शिफ्ट करा जा रहा है कहाँ पे, तो ओरिजिन जब यहाँ पे पॉइंट बी पे शिफ्ट किया जाएगा, अब साथ देखो सूरत क्या होगी। एंगल ये वाला नहीं मेजर कर सकते। क्यों नहीं मेजर कर सकते, ये क्लॉकवाइज नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, तो ये एंगल एंटी क्लॉक। अब ये इसकी वैल्यू कितनी होगी इस एंगल की, स्ट्रेट लाइन पे एंगल होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री का एंगल होता है। वो शायद उन्होंने जनरेटर ऑन नहीं किया, जाके बता के आओ आगे। तो सॉरी, वो लाइट चली गई है तो वो जनरेटर ऑन वगैरह करने का मसाइल आ गए। तो हमने क्या किया, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री का। तो ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री माइनस बीटा। ये एंगल एक ने कहा ये सब मुझे जरूरत क्या पड़ गई, जरूरत ये पड़ गई हमने एक कोऑर्डिनेट तो निकाल लिए हैं विद रेफरेंस टू ओरिजिन टेकन एट पॉइंट सी। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारा ओरिजिन शिफ्ट हो जाए, ये देखो मैं यहाँ पे एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ डॉटेड में। तो अगर ओरिजिन पे ट्राइंगल कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एक्स वाई प्लेन अगर ओरिजिन पे शिफ्ट हो जाए और हमारा नई पोजीशन ऑफ ओरिजिन ये आ जाए, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट अब ये एंगल नहीं चलेगा, स्टैंडर्ड एंगल। स्टैंडर्ड एंगल किसे कहते हैं, जो कि एंटी क्लॉकवाइज। तो स्टैंडर्ड एंगल ये है। तो ये बीटा में से क्या माइनस किया, बीटा में से 180 डिग्री माइनस 180 माइनस बीटा, तो ये एंगल हमारे नाव बना। अब कोऑर्डिनेट इसके रिस्पेक्ट लिख रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ऑफ ए, अगेन ए के कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू न्यू ओरिजिन या विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, किसके कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ ए होंगे विद रिस्पेक्ट टू, इसको क्या पढ़ा मैंने वो तुमने, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी। पॉइंट सी के रिस्पेक्ट जो है वो कोऑर्डिनेट लिखने जा रहे हैं, पॉइंट सी के रिस्पेक्ट कोऑर्डिनेट लिखने जा रहे हैं। तो वो क्या होगा, ये देखना वेक्टर कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, बी से लेके ए तक जो वेक्टर है वो सी है। तो सी कॉस ऑफ क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस बीटा, कॉमा सी साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस, ये किसके कोऑर्डिनेट है, मैं फिर रिपीट कर दूं, ये कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं हमारे नए पॉइंट के। नया पॉइंट क्या है मेरे पास, नया पॉइंट जो है मेरे पास वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब ये एक कोऑर्डिनेट है, गौर करना दोनों जो है कोऑर्डिनेट हैं इस पॉइंट ए के, एक जो है विद रिस्पेक्ट टू सी मेजर किया गया, एक जो विद रिस्पेक्ट। इन कोऑर्डिनेट में होगा क्या, इन कोऑर्डिनेट में एल्टीट्यूड सेम होगा, एल्टीट्यूड किसका, एक मिनट यार ये क्या मसला कर रहा है अकरम, क्या तुमने ऊपर की चीज, हाँ अब हम यहाँ तक पहुँचे थे, बीच में लाइट ने हमें इश्यूज कर दिए थे, तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। कहाँ तक हम पहुँचे हैं, हमने ये कहा है कि जनाब कोऑर्डिनेट ऑफ ए ये आ गए विद रिस्पेक्ट टू सी, ये कोऑर्डिनेट ऑफ जो है हमारे पास अगेन ए आ गए विद रिस्पेक्ट टू सी।
अब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स पे अगर हम गौर करें, इन दोनों को, तो इसमें वाई चेंज नहीं होगा। क्यों भाई वाई चेंज नहीं होगा? देखना, सी का एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड इसको कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट को, और जो ना बी का वर्टिकल कंपोनेंट सेम होगा। तो हमने कहा एल्टीट्यूड ऑफ ए रिमेन सेम। अब मैं इसको यहाँ पे ये समझाता हूँ, क्लास के अंदर तुम जिस जगह पे भी बैठो, लेट सपोज तुम जिस रूम में भी बैठो, वहाँ पे कहीं पे एक जो है छत पे निशान लगा लो, या लेट सपोज जो है आप जिस जगह बैठे हैं उस जगह छत तक का फासला 10 फीट है, ऊंचाई 10 फीट है। आप अगर रूम में उठ के दूसरी लोकेशन पे बैठ जाएं तो आपकी हाइट तब्दील नहीं होगी, अगेन छत से फर्श का फासला क्या रहेगा? 10 फीट रहेगा। तो हम बात कर रहे हैं एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ये चीज़ हो रही है, ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई सेम होगी, चाहे विद रिस्पेक्ट टू सी देखें, चाहे हम विद रिस्पेक्ट टू बी देखें, एल्टीट्यूड सेम रहेगा। एंड जब एल्टीट्यूड सेम रहेगा तो इसके वाई कंपोनेंट, इसका वाई कंपोनेंट क्या है? बी ऑफ कॉस ऑफ गामा, नहीं, वाई कंपोनेंट है बी ऑफ साइन ऑफ गामा। एल्टीट्यूड वाई कंपोनेंट को कहते हैं, गामा इज इक्वल्स टू सी टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस बीटा। ये बार बार मैं कॉस क्यों लिख रहा हूँ, कुछ कॉस से ज़्यादा है, और 180 डिग्री माइनस बीटा। तो दोनों जगह हमारे एल्टीट्यूड सेम रहेंगे। एंड यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लें, साइन 180 डिग्री माइनस बीटा किसके बराबर होता है? तुम चाहो तो साइन अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले से इसको ओपन करके देख लो, दिखाने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल्स टू साइन ऑफ बीटा के बराबर होता है। दिस इम्प्लाइज बी ऑफ साइन ऑफ गामा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सी ऑफ साइन ऑफ बीटा। एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं किसका लिखना चाह रहा हूँ? मैं इसका लिखना चाह रहा हूँ जनाब बी अपॉन साइन ऑफ गैमा, बी अपॉन साइन ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन ऑफ गैमा। ये दोनों आपस में सिमिलरली क्या हो जाएगा हमारे पास? ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू किसके बराबर है? इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन ऑफ गैमा। फ्रॉम इन दोनों को हम कंबाइन कर दें, फ्रॉम 1 and 2, तो ये कंबाइन होके क्या बन जाएगा हमारे पास? ये कंबाइन होके हमारे पास बड़ी सादा सी चीज़ बन जाएगी, वो बन जाएगा ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन ऑफ। तो बड़े मज़े से ये हमारा प्रूफ हो जाए। इसमें बस ये याद रखना है कि वर्टिकल साइन लॉ में वर्टिकल कंपोनेंट जब हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो ये वर्टिकल कंपोनेंट है। तो हमने 2 दफ़ा जो है कोऑर्डिनेट निकाले सेम पॉइंट के, और उनके वर्टिकल कंपोनेंट को, जिसे हम वर्टिकल कंपोनेंट को बुलंदी भी कहते हैं, दोनों एल्टीट्यूड्स को आपस में हमने क्या कर दिया? बराबर कर दिया। और जैसे ये दोनों आपस में बराबर हुए तो बड़े मज़े से ये चीज़ हमारी प्रूफ होती चली गई। ओके, तो अगले सवाल के अंदर हमें जो है एक्सरसाइज 12.3 के अंदर एक ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो मैंने एक ट्रायंगल ले लिया है तुम्हारे सामने, देखो ABC। अभी मैंने सवाल पूरा तफसील से नहीं पढ़ा है, जितना सवाल मुझे समझ में आया। अब ABC ट्रायंगल में वर्टेक्स कहीं पे भी लिया जा सकता है। देन मैंने उसके बाद क्या करना शुरू कर दिया? अल्फा बीटा गामा, तुम्हारी मर्जी है। कहीं उसने नहीं कहा कि बी पे जो है वो, हाँ पहले तो दिखा,
अब जो है मैंने यहाँ पे ये कहा कि जो उसने एंगल दिया हुआ वो ये, तो एक ट्रायंगल बिल्डिंग, त्रिकोणी बिल्डिंग, जिसकी जो है एक एंगल जो है वो कितने डिग्री का है, 35 डिग्री का। ये हो क्या रहा आज, 35 डिग्री का। मेरा इंटरकॉम उठाइएगा। ओके तो एक मिनट रुकना, क्या हो रहा है इसमें, एक ट्रायंगुलर बिल्डिंग का जिक्र था, मैंने अपनी मन से ट्रायंगल एक बना दिया और एक एंगल उसने था मैंने बता दिया, और उसके साथ वाली साइडें क्या बता दी, एक 3y। बच्चे ने कहा 3y इधर क्यों ले, बेटा उधर दूसरी तरफ ले लो, जो दिल चाहे तुम्हारी मर्जी है स्टार्ट में ले सकते हैं ना। व्हाट्स नेक्स्ट, वो जो है डेटा बनाएंगे हम, क्या क्या दिया हुआ था उसने, बीटा दिया हुआ है फिगर के मुताबिक, आप फिगर हाँ कि पे ही वहाँ से, और तो मैंने कुछ गड़बड़ की, ठीक है। तो क्या हो गया, नेक्स्ट हमने क्या ले लिया जनाब जो है, हाँ तो एक साइड जो हमने ABC बताते जा रहे हैं, ए के सामने क्या है, बी के सामने क्या है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है। अब सवाल अगर तुम पढ़ो उसमें सवाल में लिखा है फाइंड द मेजर ऑफ द टू एंगल्स, दो एंगल कौन कौन से मिसिंग है हमारी फिगर के मुताबिक, गामा मिसिंग है और क्या मिसिंग है हमारे पास, अल्फा मिसिंग है और थर्ड साइड बी मिसिंग है। अब इसमें गौर करना कि कौन सा डेटा लग सकता है, अगर तुम्हें फॉर्मूले याद हैं, अगर तुम्हें फॉर्मूले याद हैं बिल्कुल ठीक, तुमने सही के पहचाना, यहाँ पे बी स्क्वायर कोसाइन लॉ लग सकता है। कोसाइन लॉ क्यों लग सकता है, कोसाइन लॉ में एक एंगल और दो दरमियानी साइड है, यानी कि ए दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है, तो यहाँ से कोसाइन लॉ मैंने करी नहीं है वर्किंग, कोसाइन लॉ करके आपको बता दिया है, यहाँ से कोसाइन लॉ निकल आएगा। अभी ख़त्म नहीं हुआ सवाल, फिर उसके बाद कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स, एंगल्स की मेजर चाहिए मुझे। कोसाइन लॉ से एंगल भी निकल सकता है और यहाँ से इन्वर्स करके, तो मैंने कर नहीं रहा हूँ, मैंने सिर्फ आइडिया देता जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है बहुत सारे बच्चे कर गए होंगे। और तीसरा एंगल निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा, से जो है हम थर्ड जो है एंगल भी निकालने में कामयाब हो गए। स्टेटमेंट में आंसर दे दे तो बेहतर है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है, जितनी हमारी वर्ड प्रॉब्लम होती है आंसर स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है मेरे पास, छोटे छोटे सवाल हैं और सारे सवाल जो हैं क्या लगा राइट। एक पैरेललोग्राम की बातें की जा रही हैं। देखो मैंने सवाल में थोड़ा सा पढ़ा और पढ़ने के बाद जो है मैंने सवाल को जो है फिगर बनाना शुरू कर दी। तो ट्रायंगल नहीं बनाना है यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाना। पैरेललोग्राम की तारीफ क्या होती है, एक फोर साइडेड फिगर इन विच द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं और उसका डायगोनल, डायगोनल दो होते हैं पैरेललोग्राम के, जो तुम लेना चाहो। मैंने वन ऑफ द डायगोनल ले लिया। अब इस सवाल में देखना, इफ द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट साइड इज ऑफ द पैरेललोग्राम 55, मैंने लार्जेस्ट साइड एज्यूम कर ली, तुम्हारी मर्जी, वैसे मैं अभी इस पर भी डिस्कस करूंगा। अगर तुम लार्जेस्ट साइड ये नहीं लेते हो, मैंने एज्यूम कर ली लार्जेस्ट साइड जो है वो सी है, 55 जो है वो किलोमीटर के बराबर, सेंटीमीटर के बराबर है।
देन उसके बाद हमने कहा डायगनल, डायगनल दिखाओ कहाँ है, डायगनल जो है, डायगनल हमारे पास क्या है, वो डायगनल ये है, और ये डायगनल एंगल बना रहे हैं। अब इसमें बच्चे का सवाल ये पैदा होता है कि एंगल सी जो है वो हमने गामा पे क्यों ले लिया है, एंगल जो सी वाला है उसकी वैल्यू 50 ले लें, सवाल में कहीं नहीं दिया। बिल्कुल कर सकते हैं, इसी चीज़ के मौजू के ऊपर मैं डिस्कस करने अभी आ रहा हूँ। तो मैंने अभी वन ऑफ द पॉसिबिलिटी निकाली कि ट्राइंगल के ट्राइंगल की जो है दो साइड्स हैं, ट्राइंगल की दो साइड जिस तरह बना रही है। नाउ व्हाट नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, उसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगनल। अब लेंथ डायगनल क्या पे है, यहाँ पे ये लेंथ सी बी है, जिसको हमने अपने ए बी सी की फॉर्म में ए कह दिया। अब जरा डेटा बनाते हैं, क्या क्या दिया हुआ हमें। अब यहाँ पे डेटा बनाने के बाद हमने ये देखा कि हमें जो है क्या फाइंड क्या करना है, हमें ए चाहिए, पहले तो हमें ए चाहिए, तो फाइंड कर रहे हैं ए लिखेंगे, ए इज इक्वल्स टू। अब ए फाइंड करने के लिए ए फाइंड नहीं हो जा सकता जब तक तीसरा एंगल, क्योंकि डेटा इतना वीक है, ये साइन लॉ की तरफ नजर आ रहा है, हमें तीसरा एंगल भी चाहिए। तो हमने कहा सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180, और वहां से अल्फा निकल के आ जाएगा। अल्फा जब निकल के आ जाएगा तो हमने फिर क्या है, साइन लॉ इस्तेमाल करना है। हमारे डेटा के मुताबिक क्या मालूम करना है हमें, सी दिया हुआ है, और मालूम क्या करना है हमें, ए मालूम करना है। तो सी अपॉन साइन गामा इज इक्वल्स टू ए अपॉन साइन अल्फा को यूज करते हुए यहाँ से ए निकल आएगा, दैट विल द लेंथ ऑफ द डायगनल। अब इस हाँ, और वर्डिंग में जो भी जवाब देना है वो वर्डिंग में आप जवाब दे देंगे। हाँ, अब इसमें ज़रा सी समझने की बात है, यहाँ पे जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ वो ज़रा सा नोट करना मैं चाह रहा हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाए। यहाँ पे मुमकिन है आपने कहा है कि साइड सी की लेंथ 55 सेंटीमीटर है, और एंगल सी जो है वो गामा जिसे कहते हैं, गामा जो है वो 50 डिग्री का है, और बीटा जो है आपका 30। अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूँ, यानी कि गामा जो है फिगर बना लेते हैं, चलो बिल्कुल पूरी पैरेललोग्राम बना के दिखा देते हैं। मतलब इस सवाल में कई तरीके से सवाल सॉल्व हो सकता है, और रॉन्ग नहीं है वो भी, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। इसीलिए मैंने इसका आंसर और में दिया। और का मतलब है आपका आंसर पहला वाला मिल जाए तो दूसरे के लिए जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है, बाकी वही दिखा दो। नहीं, वर्टाइसिस के नाम नहीं बदलने, वर्टाइसिस के नाम वही रहेंगे। हाँ हमने वर्टाइसिस नहीं बदले। अब हमारा सी जो है वो गामा का लिखो, गामा है, और गामा इज इक्वल्स टू लिखो 30 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, बीटा किसके बराबर हो जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है, अब ये देखो, और ये लेंथ अपोजिट टू किसके हैं, एक के अपोजिट है, तो ए ही मालूम करना। अब देखो इससे जो तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जो है हल्का सा आंसर डिफर कर सकता है। मुमकिन है इसमें कई पॉसिबिलिटी हैं, इसमें कई पॉसिबिलिटी हैं, इसलिए इस सवाल को मैंने दो तरीक़ों से सॉल्व करके दिखाया। जनरली हम पहली साइड को सी लेके शुरू हो जाते हैं, हम गौर नहीं करते पहला और दूसरे एंगल पे, और पहले आंसर पे हम लैंड कर जाते हैं। मैंने दूसरा आंसर भी दिया है कि अगर कोई बच्चा उस तरह भी कर रहा है तो वो भी सही रहेगा। तो दो फिगर मैंने इसलिए बनाई है, तुम्हें नहीं बनानी है, कंफ्यूज ना करना अपने आप को, तुमने पहली फिगर से ही चलना है। लेकिन अगर तुम जानना चाहते हो कि इसका दूसरा आंसर क्यों आ रहा है, तो उस दूसरा आंसर क्यों आने की मैंने आपको पूरी वजह बताई है कि पहला ये फिगर थी और दूसरी फिगर
फिर ये आ गई। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है अब वो क्या आएगा, सवाल पढ़ लेते हैं। क्या सवाल कह रहा है? टू हाइकर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, वन वॉक्स 9 किलोमीटर ईस्ट एंड अदर 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। अब दरअसल हाइकर्स किसे कहते हैं? ब्रिटिश इंग्लिश में वो लोग जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं उनको हाइकर्स कहते हैं, जबकि इंग्लिश लिटरेचर के अंदर वो लोग जो आवारा गर्द होते हैं और लिफ्ट ले लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जो कि अमेरिकन कल्चर के अंदर बहुत आम सी बात है, तो उनको जो है हम लोग क्या कहते हैं? हाइकर्स कहते हैं। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुक जाना, यहाँ पे नहीं रुकेगा यार। अच्छा, मुझे तो पहले ज्वाइन करवा दूँ मैं। एक तो ये ज्वाइनिंग वाला बड़ा मसला हमारे साथ रहता है कि कोई आके खड़े हो जाते हैं। अच्छा, हुआ क्या? अब साहब इस फिगर को कैंसिल करो, यहाँ दोबारा सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइनें ड्रॉ करो, छोड़ दो उसको करना नहीं, तो भाई यहाँ रखो। देखो, जिस जगह पे भी तुम खड़े हो उसको हम मान लेते हैं ये ओरिजिन है। अब क्योंकि नॉर्थ ईस्ट सिस्टम के अंदर हमारे पास ओरिजिन होता नहीं, तो उसको स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं। एंड जिस जगह आप खड़े हो आपके टॉप पे नॉर्थ बन रहा है, आपके सर के ऊपर, और आपके सीधे हाथ पे क्या बन रहा है? ईस्ट बन रहा है। तो उसने क्या इंफॉर्मेशन दी है? टू हाइकर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, 9 किलोमीटर हेडिंग ईस्ट। जरा इसका दिखाओ, हेडिंग ईस्ट कहाँ पे होगा पॉइंट? यहाँ से चला, इस पॉइंट का नाम दे दो। एंड पे जो भी हम नाम देंगे, ए कहते हैं, बी कह दिए, वेरी गुड, जो भी हमें कहना है हमने तय कर लिया। देन उसके बाद ये ए से बी, दूसरा हाइकर्स चला है, उसने कहा एट एन एंगल ऑफ 35 डिग्री, सॉरी एट एंगल ऑफ, सॉरी द एंगल ऑफ 55 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। अब ये एंगल समझने की यहाँ पे बहुत शरीफ जरूरत है, क्योंकि सारा, अब आप यहाँ से शुरू करो, ओरिजिन पे रखो, ऊपर वाली फिगर में ओरिजिन पे रखो, और ओरिजिन से किधर की तरफ जा रहे हो? नॉर्थ पहले आया है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ ये एंगल बन रहा है, एंड ये एंगल कितना है? 55 डिग्री। तो नीचे वाली फिगर में इस एंगल को दिखाओ, नीचे वाली फिगर में ड्रॉ करके दिखाओ इस फिगर को, नॉर्थ ईस्ट। और कौन सा एंगल है? ये अंदर वाला एंगल दे रहा है वो। अंदर वाला एंगल कितना है? नहीं सॉरी, बाहर वाला एंगल दे रहा है 55 डिग्री, 55 डिग्री। अंदर वाला भी एंगल, तो ये कैसे आ गया 35? अंदर वाला कैसे आ गया? इसको गौर करना। नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। 90 में से क्या हो गया? माइनस किया, बल्कि यहाँ लिख के दिखा दो कैलकुलेशन को पूरा ऊपर, कि 90 माइनस ऊपर। अच्छा सही है, हाँ तुम सही कह रहे, 90 माइनस वहाँ साइड में रख दो ऊपर, यहाँ पे ये कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ मैं। 90 डिग्री माइनस 55, इट विल बी 35। अमूमन बच्चों ने क्या किया, अमूमन तुम लोगों ने क्या किया, ये जो है एंगल 55 डिग्री का मान लिया, और बुक वालों ने भी बेतुका काम किया, उन्होंने भी वही 55 मान लिया, और तुम्हारा जवाब आ गया जिस पे मैंने करेक्शन दी है। तो जब वो आपको ये बता रहा है नॉर्थ ईस्ट, तो वो आपको क्या बता रहा है? नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रहा है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रहा है। और जनाब अब वो पूछा है, जब वो फाइनल पॉइंट पे पहुंच गया है, तो ये कितना डिस्टेंस होगा? सी बी, जो हमारी फाइनल रिजल्टेंट है। तो याद रखना, हाइकर्स वाले सवाल एग्जाम में कम आए, लेकिन जब आए इतनी डिटेल से आए। अब तुम्हारी बुक में कुछ आंसर्स में ब्लैंडर है, जो चीज़ तुम सोचते हो वही तुम्हारा जो है आंसर बन जाता है, और वो गलत दिया हुआ बुक के अंदर। अब इसका सोल्यूशन हम शुरू करें कि डेटा बनाने के लिए नहीं, तो डेटा तो बना ही नहीं है अभी, डेटा बनेगा ना अभी तो डेटा बना ही नहीं है। 35 डिग्री। हाँ, अब इस ट्राइंगल के मुताबिक अल्फा 35 डिग्री हो गया है, और जो सी कितना हो गया हमारे पास
वो 9 किलोमीटर, और पी कितना हो गया, एक्सीलेंट 10 किलोमीटर। अब इस डेटा के ऊपर कोसाइन लॉ का ये फॉर्मूला लग रहा है जो कि बहुत आसान है, और कोसाइन लॉ मैं नहीं करूँगा, और फिर एंड में जवाब देना आपको मालूम है। वर्ड प्रॉब्लम का जवाब वर्डिंग में दिया जाता है। तो दो इस सवाल के अंदर हिंड्रेंस हैं। पहली बहुत बड़ी हिंड्रेंस है 55 डिग्री नॉर्थ ईस्ट को कैसे रीड करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे यही है। अभी जैसा एक सवाल और भी आ रहा है 55 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, उसने पहले नॉर्थ का नाम लिया है देन ईस्ट का नाम लिया है। अगर मैं एक लम्हे के लिए कहता 55 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, एक लम्हे के लिए कहता नॉर्थ ईस्ट, 55 नहीं बताता, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 45 डिग्री के एंगल पे, क्योंकि एन दरमियान में आता है नॉर्थ ईस्ट, किसके दरमियान, ईस्ट और नॉर्थ के। तो ईस्ट को पहले नहीं पढ़ा उसने। अगर उसको नीचे वाला एंगल लेना होता तो वो क्लेम करता कि ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 35 डिग्री का एंगल। तो यही एंगल के अंदर इसमें सबसे बड़ा हिंड्रेंस है कि एंगल आप गलत लोगे तो सारी उसके बाद कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो निस्बतन आसान सवाल है। इसी तरह का एक और सवाल भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला सवाल छठा है, ये भी हाइकर्स वाला सवाल है। सबसे पहले मैं चाहूँगा इस सवाल के अंदर स्टार्टिंग फिगर बनाने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट तय कर लिया जाए, नॉर्थ ईस्ट ड्रॉ कर लिया जाए। पहले तो ऊपर नॉर्थ ईस्ट की फिगर दे दिया करो हमेशा डायरेक्शन के लिए कि नॉर्थ ईस्ट का क्या मतलब होता है। अपने लिए भी, एग्जामिनर के लिए भी लाजमी तौर पर पहले फिगर है। अब तुम इस वक्त कहाँ खड़े हो, पहले ये तय कर लो पॉइंट ए पे खड़े हो। पॉइंट ए कहाँ है, पॉइंट ए तुम्हारा ये है। एंड नॉर्थ कहाँ है, नॉर्थ ऊपर पॉइंट कर दो, ये है तुम्हारा नॉर्थ है, वेरी गुड। अब तुम्हारे पास 55 डिग्री का एंगल, अगेन इत्तेफाक से सेम उसने एंगल दे दिया है बॉक्स 55 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। तो पहले एंगल दिखाओ 55 डिग्री कहाँ बन रहा होगा, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। 55 डिग्री, ठीक है। अब ये नीचे वाला एंगल क्या होगा, ये हमारी फिगर के मुताबिक एल, चलो ठीक है 55 डिग्री। एंड यहाँ साइड में जहाँ तुमने ये नॉर्थ ईस्ट की कैलकुलेशन की है, यहाँ साइड में दिखाओ कि एल्फा क्या होगा 90 डिग्री माइनस एंड पूरी। अब ये अल्फ़ा की वर्किंग दिखा दो ताकि किसी को कोई गलत फहमी नहीं रहे कि तुम किसको अल्फ़ा कह रहे हो। अच्छा, अब क्या है, हम उसने भी हाइकर ने क्या करना शुरू किया है, हाइकर ने जो चलना शुरू किया है, एक मिनट, हाइकर ने जो चलना शुरू किया है वो अब की बजाय उसने उसकी डिस्टेंस देता, उसकी रफ्तार दे दी। इस सवाल के अंदर सिर्फ इतनी सी तब्दीली हुई। हाइकर ए वॉक्स ड्यू ईस्ट मतलब ईस्ट की तरफ जा रहा है एट 4 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकेंड हाइकर स्टार्टिंग एट द सेम पॉइंट वॉक्स 55। तो रेट दे रहा है, रेट का मतलब क्या है वो बताता है, वेलोसिटी क्या है। आखिर में सवाल में पूछ रहा वो कि जनाब 3 घंटे बाद, तो नीचे हम छोटी एक कैलकुलेशन कर लें, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फर्स्ट हाइकर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फर्स्ट हाइकर in 3 hours, sorry 3 hours पर आवर। अब ये फिजिक्स का फॉर्मूला है, v/t वाला, एवरेज वेलोसिटी उसने दी हुई है। तो पिछले सवाल में हमें जो है डायरेक्ट डिस्टेंसेस दे दिए गए, लेकिन इस सवाल के अंदर डिस्टेंसेस नहीं दिए, वेलोसिटी दी है। तो हमने पूरा लेंथ निकाला कि पहले हाइकर जो कि ईस्ट की तरफ जा रहा है उसने 12 किलोमीटर ट्रैवलिंग की है, सेकंड हाइकर ने कितनी ट्रैवलिंग की है, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 hours as equals to v/t दोबारा 5 into 3 15 kilometers, राइट। तो अब उधर देखना, हमने काम बढ़ा लिया और काम हमारे सवाल में ज़्यादा है,
हमने दिया है। अब डेटा बनाने के हम काबिल हो गए हैं। डेटा पहले फिगर में दिखा दें और फिर साइड में हम डेटा को पूरा वर्किंग करें। एक क्या है हमारे पास, सी क्या है, ए क्या है, क्या फाइंड करना है। तो डेटा को ज़रा सा अब नीचे दिखाना शुरू कर दें। अल्फा तो 35, अगर तुम यहाँ लाइन खींच के डेटा बना दो। डेटा के हिसाब से अल्फा 35 डिग्री है, वेरी गुड। सी इक्वल्स टू 12, सी इज इक्वल्स टू 12 हो गया। ए इक्वल्स टू 1 यूजिंग नहीं, अभी इसमें एक डेटा मिसिंग हो रहा है, बी मिसिंग है। बी 15। हाँ लिखो। ओके, राइट, यूजिंग फॉर्मूला। अब कोसाइन लॉ लग रहा है। स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी सी कॉस ऑफ अल्फा। ओके, ये हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। स्टेटमेंट आखिर में स्टेटमेंट देना ना भूलना पूरी वर्डिंग के अंदर। अब इस सवाल में जो मैं समझाना चाह रहा हूँ अगेन, यहाँ पे हमारे बच्चे ने कहा कि सर मैंने तो ऐसा किया कि पहले मैंने कन्वर्ट नहीं किया किलोमीटर पर आवर को, और मैंने डायरेक्ट करता चला गया, और मैंने जो है उसके बाद आखिर में कन्वर्ट कर लिया। बेटा मसला है कि तुमने कन्वर्ट नहीं किया। मिसाल के तौर पे तो ये तो डिस्टेंस पूछ रहा है, और डिस्टेंस से निकलता। बच्चे ने आर्गूमेंट दिया सर आखिर में तो मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा आखिर में कौन मूव कर रहा है, वो पॉइंट जो है ए पे, ये इस पे यहाँ पे कौन मूव कर रहा है, हाइकर मूव कर रहा है ना। तो हाइकर की यहाँ की तो रफ्तार की बात ही नहीं हो रही, वेलोसिटीज़ की बातें तो यहाँ हो रही हैं। तो इन दोनों की वेलोसिटी को पहले कन्वर्ट किया हमने किसके अंदर, इन दोनों के डिस्टेंसेस के अंदर। आफ्टर दैट जो है यहाँ हमने क्या निकाल के दिया, उसकी डिस्टेंस निकाल के दिया। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ ये एक आम गलती है कि बच्चा पहले वेलोसिटी निकाल लेता अननोन की, ध्यान उसको थी, बिल्कुल वो चीज़ गलत हो जाएगी। अगर यानी कि एक चीज़ मैं दिखा सकूँ, अगर बच्चा गलती से c इक्वल्स टू 4 ले रहा है ना, तो 4 इसकी वेलोसिटी है। और इसी तरह अगर यहाँ पे 5 ले रहा है तो ये इसकी वेलोसिटी है या नहीं लेनी है। हाँ, ठीक है। ठीक है, सवाल किया हम चलते हैं क्वेश्चन 7 की। क्वेश्चन 7 रेशोस। इफ 3 पॉइंट ABC फॉर्म ए ट्राइंगल सच दैट, पहले सबसे पहले तो हमने ट्राइंगल बना लेना, ABC उसको नाम दिया हुआ है। तो 3 पॉइंट्स के ट्राइंगल साथ में बना दो, रफ सा एक स्केच है, ठीक है। ए बी तो ट्राइंगल बनाने से हमारी क्लियरिटी आ जाएगा कि क्या चीज़ पूछा जा रहा है। तो उसने बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बीटा गामा या अल्फा हो जाएगा। ठीक 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 ठीक। अल्फा रेशो बीटा रेशो गामा कुछ गिवन है। अब उसने क्या किया है, कोई साइड की लेंथ नहीं दी है और उठा के तीनों एंगल का रेशियो दिया है। ये नहीं कहा कि अल्फा 1 है और साइडों का रेशियो निकालना है। अब सबसे पहले इस सवाल के अंदर बुरी तरह हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आइडिया यूज़ करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने ये कहा कि अल्फा बीटा गामा इज इन द रेशियो 1:2। सी के सोल्यूशन के अंदर दिस इम्प्लाइज अल्फा बीटा का रेशियो क्या होगा, फर्स्ट टू का रेशियो 1:2 है। जब तक एंगल नहीं निकलेंगे जब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट हमने लिखा अल्फा अपॉन बीटा लिख सकते हैं। हाँ। इसको 1/2 लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, अब ये कुछ मल्टीप्लाई होगा 2 अल्फा इक्वल्स टू बीटा। बिल्कुल ठीक है। ये हमने एक रिलेशन बना ली, ये अल्फा और बीटा के दरमियान। बिल्कुल इसी तरह अल्फा और गामा के दरमियान भी रिलेशन बनाते हैं। अब मैं ये बताता हूँ कि हमने गामा और बीटा का क्यों नहीं रिलेशन बनाया। भाई जो चीज़ एक पहली ले ली रेशियो उसके रिस्पेक्ट है, यानी कि अल्फा के रेशियो बी के साथ, बीटा के साथ, अल्फा का रेशियो गामा के साथ, तो अल्फा दोनों में सेम है। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब अगर इसमें गौर करो, इसमें सेकंड इक्वेशन यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे हमारे पास जो है वो बीटा मिसिंग हो रहा है। तो यहाँ से हमने बीटा निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, द सम ऑफ द 3 एंगल
बीटा प्लस गैमा 180 होता है। 180 होता है, वेरी गुड। अल्फा की वैल्यू अल्फा ही है। बीटा कितना है अभी निकाला 2 बीटा भी हमने निकाला है 2, अल्फा ठीक है। गामा कितना है? 3 अल्फा 3 अल्फा 180 डिग्री 180 हो जाएगा। ये 6 अल्फा हो गए 180 के बराबर, 2 अल्फा हो गया 180 डिग्री अपॉन 6 अल्फा इक्वल्स टू 30 डिग्री। 30 डिग्री। देखो पहला चीज हमें निकल के आई। अभी तक रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ खेल लेते, इसमें कई तरकीबें हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ। जैसे मैंने अल्फा और बीटा का रेशियो लिया, फिर मैंने अल्फा और गामा का रेशियो लिया। अब तुम इसमें किसी और को सेम कर सकते हो। मैंने अल्फा को सेम करने की कोशिश की। फॉर्म निकाल लो, बीटा क्या निकलेगा, गामा क्या निकलेगा। अल्फा निकाल चुके थे हम। अब हम इसके बाद की वर्किंग चले ये दिखाते हैं। यही दिखा दें, बिल्कुल ठीक। बट बीटा 2 अल्फा के बराबर था ही हमने अभी इक्वेशन अभी तक तो सिर्फ हम एंगल को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, क्योंकि इस सवाल के अंदर रेशियो दिया हुआ था एंगल का। हमने उससे रेशियो को चेंज ओवर कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। चलते हैं। अल्फा की वैल्यू जो बीटा जो है वो 60 डिग्री आ जाएगा। एंड गामा का भी रिलेशन दिया हुआ है। गामा इज इक्वल्स टू क्या था, थ्राइस ऑफ अल्फा, और गामा इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ 30 डिग्री, एंड गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब तक इस काबिल हम हो गए इस सवाल के अंदर कि हमें तीनों एंगल्स का रेशियो की मदद से तीनों एंगल की एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब ज़रा गौर करना, सवाल दोबारा अगर मैं यहाँ पे स्टेज पे पढ़वा दूँ, सवाल में उसने ये नहीं कहा है फाइंड ए, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, उसने कहा फाइंड द रेशियो। अब रेशियो की फॉर्म में कैसे मिल सकता है, ज़रा साइन लॉ लिखना। ए साइन, हाँ ये लिख दूँ। नहीं ओके वी नो a upon sin अल्फा b upon sin बीटा के बराबर होता ठीक है। है। a upon b equals to क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते देखना, मुझे ए नहीं फाइंड करना, मुझे बी नहीं फाइंड करना, मुझे रेशियो ऑफ द टू साइड्स फाइंड करना है। तो मुझे रेशियो की फॉर्म में लिखा और मेरे पास एंगल अवेलेबल थे। मैंने उन एंगल्स की वैल्यू दी, साइन ऑफ 30 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 60 डिग्री की वैल्यूज sin 30 1/2 1/2 अंडर रूट 3/2। 2 सिंप्लीफाई करना, ए बी का रेशियो निकल आया। बार बार बता रहा हूँ, इसमें जो बच्चे से ज़्यादातर गलती होती है वो क्या निकालने के चक्कर में आ जाता है, वो ए बी की वैल्यू निकालने का काम आ जाता है। तो विदाउट फाइंडिंग द जो है एक्चुअल ए बी लेंथ, हमने क्या है ए बी का रेशियो निकाल दिया। अब ये कोसाइन लॉ से रेशियो नहीं निकलता। कोसाइन लॉ में एक खराबी है कि वो जो है रेशियो की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता हो। कोई लिख सकता है तो मुझे भी होता है। देन उसके बाद इसी तरह साइन लॉ का दूसरा पार्ट, अब मुझे किसका रेशियो चाहिए, ए बी के बाद कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के लिए मुझे बी और सी का रेशियो चाहिए। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का लफ्ज़ तुमने फर्स्ट मैट्रिक में सुना है कि जहाँ ख़त्म होता है वहीं से शुरू होगा। मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का रेशियो, देन बी पॉइंट से सी, इसको कहते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो मैंने कहा साइन लॉ को अरेंज कर दिया और जो है बी अपॉन साइन इज इक्वल्स टू साइन 60 अपॉन साइन 90। सी की वैल्यूज रख देते हैं अंडर रूट 3/2 अपॉन sin 91 होता है टू अंडर रूट 3/2। इसको रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं तो बी रेशियो सी आ गया। ए रेशियो सी, ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी। अब इसको पढ़ो कैसे, पहले स्टेटमेंट को 1 कह दो इसको 1 कह देते हैं और दूसरे को 2। अब तक इसको पढ़ो, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, नीचे पढ़ो बी रेशियो सी इज इक्वल्स टू क्या है, तो यहीं आगे लिख दो फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, ए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो सी इज इक्वल्स टू 1 रेशियो अंडर रूट 3 अंडर रूट 2। 2। तो इसको कहते हैं ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ए से बी का रेशियो, देन बी से सी का, तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आ रहे हैं। तो यहाँ पे इस वक्त थोड़ा सा जो बच्चा मुश्किल में आ रहा है
वो रेशियो थ्योरम को भूला हुआ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चीज़ को भूला हुआ है, इसकी वजह से वो थोड़ा सा मुश्किल में आ गया है। ये आंसर हमें रेशो में देना था। नाउ नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास? अच्छे सवाल हैं ये, आखिरी दो सवाल जो हमारे पास हैं, लास्ट क्वेश्चन जो हैं वो ज़रा अच्छे सवाल हैं। हाँ, अब इस सवाल के अंदर वो उसने क्या है, एक प्लास्टिक स्ट्रिप है 1 मीटर लॉन्ग है और आइसोसेलेस, मैं इसकी मिसाल देता हूँ, कोल्ड ड्रिंक की जो स्ट्रॉ होती है प्लास्टिक की, उसको जो है लेके अगर तुम बैंड करो तो ट्रायंगल बन जाता। ट्रायंगल बनाते हुए आइसोसेलेस बनाना है। आइसोसेलेस का मतलब क्या है, उसकी दो साइड की लेंथ इक्वल हो और एक तीसरी साइड की लेंथ अनइक्वल हो। ए बी सी, बी के सामने बी, सी के सामने सी, ए के सामने ए, बीटा गामा। वेरी गुड। एंगल अल्फा कुछ गिवन है, अगर मैं ए के ऊपर हाँ, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसमें लार्जेस्ट साइड, अब इसमें देखो मैट्रिक की थ्योरम काम आ रही है, लार्जेस्ट साइड जो होगी या वो जो भी अनइक्वल साइड्स होगी वो हमारे पास जो है वो ए है, तो ए के सामने वाला एंगल यूनिक होगा, यानी कि हमें गामा दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ, सॉरी, तो अल्फा कितना है 95 डिग्री। तो उसने जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, याद रखना आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक दूसरी प्रॉपर्टी भी यहीं पे लिखना, उसके अपोजिट एंगल भी सेम इक्वल होंगे, यानी बीटा और गामा आपस में बराबर होगा। ठीक है, और इसमें देखो एक इंफॉर्मेशन उसने और दी हुई है, उसने इंफॉर्मेशन दी है, क्या इंफॉर्मेशन दी है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। हाँ, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के चारों साइड, तीनों साइड्स की लेंथ मिलके किसके बराबर है? 1 के बराबर है। ये बड़ी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि वर्ड प्रॉब्लम के अंदर हम इस इंफॉर्मेशन को मिस कर जाते हैं। बेटा लेंथ दी हुई है, और लेंथ कितनी दी हुई है उसने? 1 मीटर दी हुई है। और ज़रा इसको सॉल्व करो, क्या सॉल्व करोगे? बी और सी इक्वल है, ए प्लस बी प्लस सी की जगह बी लिख देता हूँ वैल्यू। क्यों लिख दिया गया? क्योंकि बी और सी इक्वल हैं। अब एक ने कहा जी बी की जगह क्यों लिख दिया, सी की जगह बी क्यों? तुम उल्टा कर लो, और यहाँ से एक इक्वेशन बन गई। क्योंकि अगेन अननोन की कमी है, तो हम जितनी इक्वेशनें बनाएंगे वो इक्वेशन हमें काम आएगी। अच्छा, गिवन था सवाल में। इसी तरह जो है एंगल में क्या गिवन था? अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है? 180 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा? 95 डिग्री प्लस बीटा प्लस गामा भी बीटा के बराबर है। अब ये देखना 2 दफ़ा बीटा क्यों लिख दिया? क्योंकि गामा और अल्फा शुरू में कहाँ दिखाया था हमने? वहाँ ऊपर दिखाया था कि ये इक्वल हैं। देखो उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं, तो 2 बीटा किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री, 2 बीटा की वैल्यू 85 बनी, बीटा इक्वल्स टू 42.5 डिग्री। हाँ, और बीटा है तो यही गामा भी है। आइसोसेलेस का वर्ड है। अब कई चीज़ें हमने अल्फाज में दी हुई हैं, तो हमें उन अल्फाज को याद रखना है कि ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ से हम इस काबिल हुए हैं कि डेटा बना सकते हैं। हमारे पास तीनों एंगल अवेलेबल हैं, एंड जब तीनों एंगल अवेलेबल हैं तो हमारे पास कोसाइन लॉ बहुत आसान, साइन लॉ बहुत आसान हो जाता है। कोसाइन लॉ से भी इस सवाल को कर सकते हैं, कुछ बच्चों ने किया होगा। मुझे इस वक्त साइन लॉ बहुत आसान लगता है। याद रहे कि हमारे पास जो है 2 लेंथ अवेलेबल हैं, ए तो ए के बराबर है, और जनाब हमारा बी, सॉरी ए दिस के बराबर है इक्वेशन से, और बी बी के बराबर है। साइन अल्फा यानी कि साइन 95 डिग्री अल्फा की वैल्यू, बी जो था बी था, साइन बीटा यानी कि बीटा भी निकालो डिग्री। ठीक है, और यहाँ से हम जो है मैं छोड़ दे रहा हूँ सवाल को, अब तुम लोग कर लोगे। b इज इक्वल्स टू दिस मच मीटर, और बी और सी बराबर था, इसकी वजह से b और c बराबर है। वो इक्वेशन हमने एक बनाई थी,
उसको इस्तेमाल करते हुए बी और सी बराबर आपस में आ गए। यूजिंग इक्वेशन 1 अभी जो हमने बनाई ऊपर 1 माइनस 2b, इसको इस्तेमाल करेंगे ए भी आ जाएगा। ए मिसिंग चल रहा था, ए यहाँ से आ गया। स्टेटमेंट और आंसर। अब इस सवाल में मुझे नहीं आज तक समझ में आया कि उन्होंने आंसर सेंटीमीटर में क्यों दे दिया है। तुम आखिर में सेंटीमीटर में चेंज कर लो, या वो स्ट्रिप की लेंथ जब 1 मीटर थी शुरू में, याद है 1 मीटर स्ट्रिप की लेंथ थी हमारे पास, कब हमने यहाँ पे लिया था कि स्ट्रिप की लेंथ जो है हमारे पास 1 मीटर है यहाँ पे, तो हम बजाय 1 लेने के 100 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। तो बहरहाल कहीं सवाल में नहीं लिखा कि यहाँ आपका आंसर जो है वो किसके अंदर होना चाहिए, मीटर्स में होना चाहिए, तो हम सेंटीमीटर में भी कर सकते थे। और बहरहाल मैंने नहीं किया, मैंने उसको मीटर में ही रख के सॉल्व किया गया है। अब हमारे पास जैसे तुमने देखा कि कोसाइन लॉ है, साइन लॉ है, इसी तरह हमारे पास एक अगला लॉ भी है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ टेंजेंट। ट्रायंगल पहले बना दो। हाँ, क्योंकि ये जितने भी लॉ है ट्रायंगल से, ट्रायंगल का नाम ABC दे देना है लॉ ऑफ टेंजेंट के लिए। ये एक लेबलिंग याद रखना कि 3 लेंथ और 3 एंगल का खेल है ये। लॉ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, बाई 2। लॉ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला थोड़ा सा टफ साइड पे है, अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये बराबर होगा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी के। ठीक है। सेकंड बेसिकली ये मास्टर फॉर्मूला है, जैसे साइन लॉ के में ये मास्टर फॉर्मूला है। इसकी कई फॉर्मेट्स हैं, इससे मैं कई फॉर्मेट याद रखता हूँ। देखना, ए अल्फा पहले आया था तो राइट हैंड साइड पे ए पहले आया, बीटा बाद में आया तो राइट हैंड साइड पे बी माइनस और प्लस में आखिर में आया। इसी तरह दूसरी इसकी फॉर्मेट्स अगर लिखें हम, अल्फा माइनस गामा बाई 2 अपॉन टेंजेंट अल्फा प्लस गामा बाई 2 इक्वल्स टू a माइनस c अपॉन a प्लस c। बीटा माइनस गामा बाई 2 अपॉन टेंजेंट बीटा प्लस गामा बाई 2 ये बन जाएगा b माइनस c। 3 हमारे पास जो है लॉ ऑफ टेंजेंट के फॉर्मेट्स आ गए। अगर लास्ट वाले में b पहले था, b माइनस सी, तो उल्टे हाथ पे हमने क्या किया, बीटा माइनस गैमा किया। अब इन्हीं को अगर उलट के लिख दिया जाए, सामने ही लिखो, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा था, हाँ। अब हम बीटा माइनस अल्फा उल्टा लिखेंगे। अगर हम इस तरह लिखें तो क्या होगा, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा था, बीटा प्लस अल्फा बाय 2 बी माइनस ए अपॉन। हाँ, पूरी चीज़ें, हर चीज़ राइट और लेफ्ट वाली चीज़ें रिवर्स हो गई। तो बेसिकली लेफ्ट साइड पे जो फॉर्मूले मैंने शुरू में लिखे वो ओरिजिनल फॉर्मूले, ये इनसे बन रहे हैं, बिल्कुल ठीक। तो 6 फॉर्मूले कोसाइन लॉ में भी थे, 6 फॉर्मूले जो है साइन लॉ में भी थे, 6 फॉर्मूले लॉ ऑफ टेंजेंट में भी मौजूद हैं। टेंजेंट बीटा माइनस गामा माइनस बीटा बाय 2 ओवर टेंजेंट बीटा गामा प्लस बीटा सही। बाय 2 तो सी माइनस बी ओवर सी प्लस बी। ओके राइट, तो ये 6 फॉर्मूले लॉ ऑफ टेंजेंट के हैं। बैड लक या गुड लक हमारी बुक के अंदर इसके ऊपर एक एग्जाम्पल दी है, तो वो जो है एग्जाम्पल तो मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए आज दे दूंगा मैं, लेकिन मैं इससे रिलेटेड एक सवाल कर रहा हूँ। अब बुक में बाकायदा उन्होंने कहा लॉ ऑफ टेंजेंट कैसे सवाल कहा है, वो मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ले आइए। सॉल्व द ट्राइंगल बाय यूज ऑफ लॉ ऑफ टेंजेंट। उसने अच्छा क्लियर, उसने कहा ब्रैकेट के अंदर यूज लॉ ऑफ टेंजेंट टू फाइंड द एंगल। तो एग्जाम में अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वो कहा यूज लॉ ऑफ टेंजेंट, तो इसको यूज करना ये आसान मेथड नहीं है, काफ़ी टफ मेथड है।
और इसमें जो है सबसे पहले by using law of हाँ, tangent हमें तो डेटा बना लेते हैं हम। क्या क्या हमें दिया हुआ है, डेटा प्रॉब्लम की फॉर्म में दिया हुआ, वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में नहीं दिया हुआ। to find क्या क्या निकालना है, सी बीटा और अल्फा में नहीं पता, और क्या दिया हुआ है जरा उसको तो लिखो। 0.1978 सेंटीमीटर्स, हाँ। बी इक्वल्स टू 0.2454 सेंटीमीटर्स, गैमा दिया है एंगल में 121 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें दी हैं ट्रायंगल सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे बड़ा अजीब सा है, हम जब भी टेंजेंट लॉ यूज़ करते हैं हम सम ऑफ द एंगल से शुरू करते हैं। इसका मेथड सा साइन लॉ कोसाइन लॉ से डिफरेंट है और लंबा भी है। अल्फा प्लस बीटा प्लस ठीक है। गैमा लगा देंगे। और अल्फा मालूम है, बीटा नहीं गामा में मालूम है। गैमा मालूम है हमें 121.5 5 हमने मिनट को डिग्री में डिग्री में चेंज कर दिया, ओके। क्योंकि प्लस बीटा की वैल्यू 180 में से माइनस करवा ली जाए, और इसको हमने डिवाइडेड बाय 2 भी कर दिया। डिग्री बेसिकली इक्वेशन 1 हमारी यहाँ ये आ बन गया। जाती है, हाँ, लेकिन लेकिन इक्वेशन डिवाइडेड बाय इसी सेम इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। अब वो तुम्हारा सवाल आ रहा है क्यों 2 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, अभी बताते हैं। डिवाइडेड बाय 2 और ये हमारे पास है। अब इसमें फार्मूला सेलेक्ट करना है कि टेंजेंट लॉ की अभी क्या शक्लें बयान की थी, उनमें से कौन सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ टेंजेंट का। वो ज़रा एक मुश्किल काम है। देखना, हमेशा लॉ ऑफ टेंजेंट के लिए हम जो एंगल गिवन होता है उसको देख के कानून तय करते हैं। यानी हमें क्या दिया हुआ है, एंगल गैमा दिया हुआ है, तो एंगल गामा के लिए हमने क्या फर्ज किया, एंगल गामा को छोड़ के फार्मूला कोई भी है वो देखो। अब गामा को छोड़ के 2 फार्मूला पॉइंट आउट करो, कौन सा है, पहला वाला फार्मूला आ रहा है। और गामा को जोड़ के ये सामने जो लिखा हुआ दूसरा फार्मूला, इसके सामने ये, तो ये 2 फार्मूले यूज होंगे। यानी कि गामा को भूल जाओ और गामा को भूल के ये लाओ। अब तुम चाहो, तुम्हारे पास यहाँ चॉइस है कि अल्फा माइनस बीटा बाई 2 वाला यूज़ कर लो, या तुम्हारे पास सामने वाली चॉइस मौजूद है। क्या वो फॉर्मूला है, वो बीटा माइनस गैमा वाला यूज़ कर लो। तो मैं अपना कौन सा यूज़ करने जा रहा हूँ, फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ। इसमें तरीका ये भी होता है, इसमें तरीका ये होता है, ए बी से हमने फॉर्मूले को सिलेक्ट किया है, तो ए बड़ा है कि बी बड़ा है, तो यहाँ उससे भी चूज़ कर सकते हो। तो बहरहाल मैंने जो है अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड में कौन बड़ा है, बी बड़ा है। मैग्नीट्यूड में बी बड़ा है। बी की वैल्यू पढ़ो ज़रा, डेटा में क्या दी हुई है, 0.24 दी हुई है, और ए की वैल्यू क्या दी है। तो जो बड़ा ही क्वांटिटी है, वैसे ही ऐसा कोई लॉ नहीं है, मैंने ही अपना लॉ बनाया, इससे सिंप्लीफिकेशन आसान। तो इस फॉर्मूले को मैं चूज़ कर रहा हूँ। तो जिन लोगों ने फिर चूज़ करने में नहीं समझा है या सुना नहीं है, उनको मैं फिर सुना दूँ कि यहाँ पे एंगल को देख के फार्मूला सेलेक्ट नहीं होता, साइडों को देख के फार्मूला सेलेक्ट होता है। और बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस होने वाला फार्मूला सेलेक्ट होता है। छोटी साइड से बड़े वाला कर लोगे, उससे भी हो जाएगा, 2 स्टेप या 1.5 स्टेप ज़्यादा बढ़ जाएगा ना। फार्मूला लिखते हैं, बीटा माइनस अल्फा बाई 2 टेंजेंट बीटा प्लस अल्फा बाई 2 बी माइनस ए और बी प्लस ए। अब हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूशन को जाना है, यहाँ थोड़ा सा टेंजेंट, ये देखें बाई 2 क्यों किया था हमने, हाँ, वो वैल्यू निकाल ली थी हमने पूरी, किसकी, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे 29.75। 29 इसलिए वो शुरू में हमने डिवाइड करके रखा था। वेरी गुड। इज इक्वल्स टू, बी की वैल्यू 0.2454 कैलकुलेटर का बहुत इस्तेमाल है हमारे 12वें चैप्टर के अंदर। और 0.2454 प्लस 0.1978 ठीक, बाय यूज ऑफ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर यूज होना शुरू हुआ है हमारे पास। टेंजेंट बीटा
minus alpha by 2, 0.0476 upon 0.4432 multiplied by tangent 29.75 degree tangent बीटा माइनस अल्फा बाय 2 की वैल्यू निकल कर आई 0.060। ठीक है, सारा ये कैलकुलेटर से हमने ज़रा तेज़ वर्किंग कर दिया है, तो यहाँ पे सॉल्व हो गई। किसकी वैल्यू आ गई है? टेंजेंट बीटा माइनस। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आएगा? अब बीटा माइनस अल्फा बाय 2 2 अगर मुझे निकालना हो टेंजेंट इनवर्स से 0 से 0 हो जाएगा। बीटा माइनस अल्फा बाय 2 की वैल्यू मैंने tan इनवर्स निकाला 3.45 डिग्री ठीक में है, आया मेरे डिग्री में आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया माइनस अल्फा 2 मल्टीप्लाई कर देगा इसको तो तो ये 6.91 डिग्री डिग्री आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बनी। याद करो कि इक्वेशन नंबर 1 क्या बनी थी? बहुत पहले बनी थी। यस, स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे। तो इक्वेशन 1 को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। इक्वेशन 1 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 59.5 डिग्री थी हमारा। इन दोनों का अगर ऐड कर लिया जाए, ओके क्यों? अब यहाँ पे बताओ, एक्चुअली यहाँ 2 एंगल मिसिंग है हमारे पास, अल्फा और बीटा। तो अगर मैं इन दोनों के इक्वेशंस को ऐड कर लूँगा तो मेरे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आने लगेगी। तो 2 इक्वेशन, एक इक्वेशन तो हमने सम ऑफ द एंगल से बनाई थी शुरू में, और एक इक्वेशन लॉ ऑफ टेंजेंट को यूज़ करते हुए हमने बनाई है। 2 इक्वेशन 2 डिफरेंट जराए से आई है अल्फा बीटा की। अब उन दोनों इक्वेशन को आपस में साइमल्टेनियस सॉल्व करने के लिए ऐड किया जा रहा है। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो रहा है 2 बीटा, बिल्कुल ठीक है। ये बन जाएगा हमारा 66.41 डिग्री। बीटा की वैल्यू 2 डिवाइड हो जाएगा यहाँ से तो 33.20 डिग्री। इनिशियली हमने देखा कि मिनट सेकंड में था, तो बीटा को हमने कन्वर्ट मिनट सेकंड में चेंज करना बार बार कह रहा हूँ ज़रूरी नहीं है। एहतियातन दिखा दे रहे हैं, बुक के एग्जाम्पल में उन्होंने किया, लेकिन ज़रूरी नहीं होता है। ये क्या निकल आया? अल्फा निकल आया। अल्फा को अगर मैं इक्वेशन 1 या 2 जो तुम्हें अच्छी लगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 59.5 डिग्री में इक्वेशन 1 इस्तेमाल 1 इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत इब्तिदा में, शुरू में, और हमने जब क्वेश्चन किया था। हाँ, वाकई लंबा सवाल है, 1-2 मिनट में हम ख़त्म करने जा रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा के अंदर हम वैल्यू रख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 33.20 डिग्री अभी निकाली, 59.5 डिग्री ये थी। अल्फा आ गया हमारे पास 26.29 डिग्रीज। इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं 26 डिग्री डिग्री 17 मिनट 42 सेकेंड्स। अब इस जगह पे सवाल ज़रा दोबारा पढ़ते हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन मेरा क्या था, क्योंकि अभी ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा रह गया। यहाँ पे उसने कहा है सॉल्व द ट्राइंगल बाय यूज ऑफ लॉ ऑफ टेंजेंट, एंड देन ब्रैकेट लगा के उसने कहा है यूज लॉ ऑफ टेंजेंट टू फाइंड द एंगल। तो एंगल निकल चुके हैं, अब क्या चीज़ मिसिंग है हमारे पास? अब अगर तुम डेटा को रिकॉल करो, स्टार्टिंग डेटा में क्या चीज़ मिसिंग है तुम्हारे पास? हाँ, अब तुम्हारे पास सी मिसिंग है। सी मिसिंग के लिए अब हर चीज़ तुम्हारे पास मौजूद है। सी के लिए तुम साइन लॉ भी यूज़ कर सकते हो, कोसाइन लॉ भी यूज़ करते हो। एक ने कहा जी लॉ ऑफ टेंजेंट बहुत लंबा हो जाएगा, जब उसने कहा हुआ है, और मैंने इससे पहले भी तुम्हें बताया था, एक लॉ से एक एलिमेंट निकाल के दूसरा लॉ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिखना कोसाइन लॉ, सी मिसिंग, या साइन लॉ लिख लो। हाँ ठीक है, कोसाइन लॉ से भी हो सकता था, साइन लॉ से भी हो सकता है। साइन अल्फा अगर मैं इस्तेमाल कर लूँ, सी अपॉन साइन 121.5 डिग्री, जो कि इनिशियली क्वेश्चन के अंदर गैमा गिवन था हमें, प्लस टू 0.1978 जो भी डेटा से, और साइन 26.29 डिग्री अभी हमने निकाला। सी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। साइन 121.5 डिग्री, सी प्लस 2 निकलेगा यहाँ से 3810 सेंटीमीटर। हमने कैलकुलेशन को थोड़ा सा छोड़ देते हैं, वो आप अपने एक ही चीज़ स्मार्ट दिखा देना, और उसके बाद रिजल्ट करके डॉट डॉट लिख दो। अल्फा बीटा
गैमा डिग्रीज। ठीक है जी। तो आज मैंने जो है आपकी 12.2 में कंप्लीट कराई है, हर सवाल डिस्कस कर लिया है। आज मैंने 12.2 में एग्जाम्पल करवाई है। कौन सी एग्जाम्पल कराई है? लॉ ऑफ टेंजेंट की आपको क्लास वर्क में दी है। और आज मैंने जो है कुछ सवाल लॉ ऑफ टेंजेंट के आज के होमवर्क में दिए हैं, और वो सवाल बुक से नहीं दिए हैं, तो मैंने उनका आंसर्स भी आपको अभी थोड़ी देर में जो आपको मिल रहा है होमवर्क, उसके अंदर आंसर भी दिए हैं। एहतियातन मैंने 12.2 के करेक्शंस आपको दे दिए हैं। मैं फिर यहाँ पे रिपीट कर दूँ, जब ओ आर और लगाया तो और का मतलब है कि ये भी आंसर आ सकता है, और का मतलब ये भी आंसर आ सकता है। तुम्हारा कोई एक आंसर आएगा, और जो तुम्हारा आंसर आ जाए वो ले लो, दूसरे की फिगर में दुबले नहीं होना। क्योंकि एक्चुअली एक सवाल साइन लॉ से किया जाए, कोई सवाल में थोड़ा सा फ़र्क आता है। अब ये फ़र्क क्यों आता है, इसका जवाब क्यों का जवाब जो है 13वां चैप्टर देगा। तो आज की क्लास मैं यहीं पे रोकना चाह रहा हूँ। ओके बेटा, फिर मुझे कल मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह।